वर्धन वंश। अब देखिए जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश के बारे में इसे पुष्य भूति वंश भी कहा जाता है। तो किसे पुष्यभूति वंश कहा जाता है? वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर एक दरबारी है जिसका नाम मिलता है बाण भट्ट। बाण भट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी हर्षचरित, जो हर्ष के ऊपर आधारित है। तो बाण भट्ट ने हर्षचरित में लिखा कि वो पुष्यभूति वंश का किसके बारे में कहा जा रहा है। बाण भट्ट लिखते हैं हर्षचरित नामक पुस्तक में कि प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का चतुर्थ शासक था। तो देखें पुष्यभूति वंश का चतुर्थ शासक। अब यहां पर स्वाभाविक सी बात है, चतुर्थ शासक कहा गया है पुष्यभूति वंश का। प्रभाकर वर्धन कौन था? तो देखें प्रभाकर वर्धन की बात की जाए तो इसका एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम मिलता है राज्यवर्धन। छोटा पुत्र है जिसका नाम मिलता है हर्षवर्धन। और इस प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी जिसका नाम मिलता है राज्यश्री। राज्यश्री ही बहन है किसकी? हर्षवर्धन की। आपस में दोनों भाई बहन, ये भी भाई है किसका? राज्यश्री का। तो जो प्रभाकर वर्धन थे वो कौन था? वो प्रभाकर वर्धन पिता है किसका? हर्षवर्धन का। तो जो डायग्राम हम लोगों ने यहाँ बनाया है उससे हमें वंश परंपरा में कुछ पता लग रहा है, लेकिन अभी भी पुष्यभूति वंश के चतुर्थ शासक के बारे में स्पष्ट करना बाकी है। तो देखिए अगर ये कहा गया कि ये पुष्यभूति वंश का चतुर्थ शासक था तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर वो जिसे प्रभाकर वर्धन लिखा गया है ये चतुर्थ था। तो तीसरा, दूसरा और पहला शासक निश्चित रूप से पुष्य भूति था। पुष्यभूति संस्थापक था पुष्यभूति वंश का, या फिर यूं कहें वर्धन वंश का। लेकिन बाण भट्ट ने अपने साहित्य में कहीं पर भी कोई जानकारी, नाम नहीं लिखा कि दूसरा और तीसरा शासक कौन था। इसीलिए आज तक ये प्रश्न क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर वर्धन वंश का दूसरा और तीसरा शासक कौन था, क्योंकि बाण भट्ट ने ये नाम अपने साहित्य में दिए ही नहीं। उसने सीधा लिखा हुआ है कि ये जो प्रभाकर वर्धन है पुष्यभूति वंश का चतुर्थ शासक था। तो जब पुष्यभूति वंश का चतुर्थ शासक है तो स्वाभाविक सी बात है पुष्यभूति संस्थापक था किसका? वर्धन वंश का। तो एक जानकारी तो हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है कि वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश कहा जाता है। इनके साहित्यों को पढ़ के कई जानकारियाँ पता लगती है कि ये जो वर्धन वंश के जो लोगों के जो शासक हैं प्रभाकर वर्धन भी यहाँ पर कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन या वर्धन वंश के शासक वैश्य वंश के वैश्य शासक थे।
प्रभाकर वर्धन को लाल कमल के पुष्प पसंद थे, क्योंकि वो प्रातःकाल उठता और 4 लाल कमल के पुष्प सूर्य को अर्पित करता था। सूर्य को अर्पित करने से अर्थ है सूर्य के उपासक थे। तो सूर्य के उपासक कौन थे? वर्धन वंश के शासक प्रभाकर वर्धन सूर्य के भी उपासक थे। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और डिस्कस किए हैं, एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो वर्धन वंश है, इस वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश कहा जाता है, क्योंकि पुष्यभूति प्रथम शासक है इस वंश का। अतः संस्थापक पे क्वेश्चन पूछा जाए, वर्धन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्यभूति को माना जाता है। दूसरे तीसरे शासक के बारे में इतिहास मौन है, क्योंकि बाणभट्ट के सोर्सेज में हमें लिखा हुआ जितना मिला उतनी जानकारी हमारे पास है। चतुर्थ शासक प्रभाकर वर्धन था। उस प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र राज्यवर्धन है, प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र हर्षवर्धन है, और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम क्या मिलता है? राज्यश्री। तो यहाँ पर देखिए, बड़ा भाई तो राज्यवर्धन है, राजा अगर बनेगा तो कौन बनेगा? राज्यवर्धन बनेगा। प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हो जाएगी तो शासक कौन बनेगा? राज्यवर्धन शासक बनते हैं। फिर हर्षवर्धन शासक कैसे बना, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अभी बोर्ड पर जो लिखा है वो फैक्ट अगर आप नोट करना चाहते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, जो राज्यवर्धन है, जो राज्यवर्धन है, प्रभाकर वर्धन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? राज्यवर्धन। परंतु इसे तुरंत ही मालवा के अभियान पर जाना पड़ा। तो ये मालवा के अभियान पर गया। ये मालवा वही क्षेत्र है, देवास, इंदौर, उज्जैन वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में आता है। तो मालवा के अभियान पर उसे जाना पड़ा। राज्यवर्धन को मालवा के अभियान पर जाना पड़ा। मालवा अभियान से जब लौट रहा था, मालवा से लौटते समय गौड़ शासक शशांक द्वारा धोखे से हत्या की गई। तो सुनेंगे, भारतीय इतिहास में दर्ज है कि मालवा अभियान से जब वो लौट रहा है, मालवा से लौटते समय जो बड़ा भाई है हर्षवर्धन का, उसे गौड़ शासक ने संवाद करने के लिए एक तंबू में बुलाया और उस धोखे से उसकी हत्या कर दी। तो राज्यवर्धन की हत्या हो गई। शशांक गौड़ शासक था, और ये जो शशांक नाम का शासक है, इसके बारे में जो क्वेश्चंस में मिलता है, इसने बोधि वृक्ष को कटवाया। इसने बुद्ध के चरण चिन्ह तोड़कर गंगा में फिकवा दिए। तो बताइए वो कौन सा शासक था? अब ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिसे आपको नोट करना है बुक में, आपकी नोटबुक में, कि बताइए बुद्ध के चरण चिन्ह तोड़वाकर किसने गंगा नदी में फिकवा दिए? शशांक, गौड़ शासक शशांक। बताइए बोधि वृक्ष को कटवाने वाला शासक कौन था? गौड़ शासक शशांक। अब यहाँ देखिए, मालवा से लौटते समय गौड़ शासक शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। अब सिंहासन पर कौन बैठेगा? सिंहासन पर कौन बैठेगा? हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठेगा। तो देखिए,
एक लंबे समय का साम्राज्य चलाना अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि शत्रु भी होते हैं, अव्यवस्था फैलती है, अर्थव्यवस्था को संभालना पड़ता है, जनता के हित के कार्य करने पड़ते हैं। तो एक लंबा शासन चल पाए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि तभी बनती है जब आप अपनी प्रजा को संतुष्ट कर पाएंगे और अच्छी व्यवस्थाएं दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में, तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। तो हर्षवर्धन का जो शासन काल है वो क्या है, 606 से लेकर 647 ईस्वी शासन काल है किसका, हर्षवर्धन का। तो लगभग 41 वर्षों का एक लंबा शासन रहा किसका, हर्षवर्धन का। जो पॉइंट आपको नोट करने हैं वो आप बोर्ड से नोट कर लीजिए। देखिए, बाणभट्ट के द्वारा एक साहित्य लिखा गया जिसे आप क्या लिख कहते हैं, हर्षचरित। तो हर्षचरित की जब हम लोग बात करते हैं तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, और एक साहित्य में नाम आता है रत्नावली, नागानंद, प्रिय दर्शिका। तो ये रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका जैसा जो साहित्य था वो किसके द्वारा लिखा गया, हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया। तो रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका जैसा साहित्य हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, बताइए हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया, वो हर्ष ने नहीं लिखा, वो किसके द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट। जबकि हर्ष स्वयं एक अच्छा रचनाकार था, लेकिन उसकी खुद की आत्मकथा के रूप में, या यूँ कहें कि उसने अपने बारे में साहित्य नहीं लिखा। और किसके द्वारा लिखा गया, ये साहित्य जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। अब देखें कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मैंने यहाँ शो की है। एक रिवर नर्मदा का फ्लो होता है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती का फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो जानकारी हमें मिलती है, तो देखिए जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया का जो महत्वपूर्ण शासक है वो कैसे बना, हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर, हरियाणा, जिला अंबाला थी। तो बताइए, हर्षवर्धन की राजधानी तो थानेश्वर थी, लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज नरेश से किया। तो जो कन्नौज नरेश है, ये कन्नौज नामक जगह जो है महत्वपूर्ण जगह है। अब कन्नौज नरेश से उसने अपनी बहन का विवाह किया। कन्नौज नरेश ग्रहवर्मन की जब हत्या हो गई, अब बहन के कोई संतान भी नहीं है, पति की हत्या हो गई, तो जैसे ही वो आत्महत्या करने वाली थी, उसके भाई हर्षवर्धन ने पहुंचकर उसे बचा लिया। इस प्रकार जो कन्नौज नामक जगह है वो भी किसके हाथों में आ गई, हर्षवर्धन के हाथों में आ गई। तो अब यहाँ पर देखिए, जब थानेश्वर के साथ साथ कन्नौज जैसा साम्राज्य भी उसके हाथों में आ गया, तो अब वह स्वतः ही उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। तो
उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन बन चुका था? हर्षवर्धन। तो थानेश्वर हरियाणा अम्बाला उसकी राजधानी थी और बाद में उसकी बहन का जो राज्य था, यानी कि जो यहाँ पर नाम मैंने दिया है ग्रहवर्मन का जो राज्य था कन्नौज, वह भी किसके हाथों में आ गया? हर्षवर्धन के हाथों में आ गया। तो उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र का वो शासक हो गया और इस प्रकार वो उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन बैठा। अब देखिए, ये जो कन्नौज नामक जगह है, इसे प्राचीन भारत में ब्राह्मणों का देश कहा जाता था। तो ब्राह्मणों का देश किसे कहा जाता था? कन्नौज को कहा जाता था। तो ब्राह्मणों का देश कौन सी जगह कहलाती थी? कन्नौज कहलाती थी। ये मैंने आपके सामने क्लियर किया है। अब देखें, हर्षवर्धन के समय हैनसांग भारत आया। अभी जो हैनसांग है, इस हैनसांग को ही नीति का पंडित, शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार इत्यादि उपाधियों से जाना जाता है। तो बताइए, किसे नीति का पंडित कहा जाता है, किसे शाक्य मुनि कहा जाता है, किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। तो ह्वेनसांग की जब बात की जाती है, ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। अब यहाँ पर देखें, ह्वेनसांग की बात की जाए तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया। ह्वेनसांग के द्वारा CU की नामक साहित्य या पुस्तक लिखा गया। तो बताइए, CU की नामक पुस्तक किसकी रचना है? CU की नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई। तो CU की पुस्तक ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई, जिसे नीति का पंडित, शाक्य मुनियों, यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। वह कौन था? ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग बताइए किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय वो भारत आया था। तो हमारे को एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके का यहाँ क्लियर होता है। बताइए, CU की किसकी रचना है? ह्वेनसांग की। और ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? वो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस बारे में जानकारी ली, जो आप नोट कर सकते हैं। और इसी ह्वेनसांग की जीवनी, उसके मित्र ह्यूली के द्वारा लिखी गई। तो बताइए, ह्वेनसांग की जीवनी लिखने वाला व्यक्ति कौन था? वो ह्यूली था, जो ह्वेनसांग का मित्र था, जिसके द्वारा ह्यूली के द्वारा ही ह्वेनसांग की जीवनी भी लिखी गई। हम देखें यहाँ पर हर्षवर्धन
हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग सभा का आयोजन किया गया। इतिहास में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है यह छठी प्रयाग सभा थी और 30 वर्षों से आयोजन वो करता था। तो 30 वर्षों से अगर वो आयोजन कर रहा था तो इसका अर्थ हुआ कि हर 5वें वर्ष किसका आयोजन होता था? प्रयाग सभा का। तो प्रयाग सभा का जब आयोजन किया गया, लिखित में उल्लेख मिला है हर्षवर्धन ने इसमें दान दिया। तो प्रयाग सभा में जब उसने दान दिया तो यहाँ पर जो छठी प्रयाग सभा है उसमें इतना दान दिया कि उसे कपड़े भी अपनी बहन राजश्री से मांग कर पहनने पड़े। तो उसने अपने वस्त्रों तक का दान कर दिया। तो इतिहास में एक रोचक घटना आती है, ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने कपड़े तक दान कर दिए? तो अपने कपड़े तक दान कर दिए, वो कौन था? हर्षवर्धन था। और फिर पहनने के लिए उसने आपका वस्त्र तक अपनी बहन से मांगे। ये ऐसी रोचक जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो हर्षवर्धन का अधिकार कहाँ पर है? कन्नौज पर भी है, जिसे ब्राह्मणों का देश कहा जाता है। कन्नौज सत्ता के नियंत्रण का केंद्र है। थानेश्वर हरियाणा अम्बाला उसकी राजधानी थी। अब एक महत्वपूर्ण जगह और हाथों में आ गई थी, वो कन्नौज थी। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन बन बैठा है? हर्षवर्धन बन बैठा है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा रोचक ये एक मोड़ है या फिर ये कहें रोचक तथ्य है कि इसके बाद भारतीय इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। हर्षवर्धन की बात की जाए तो हर्षवर्धन के बाद लगभग 300 वर्षों का संघर्ष होता है। तो 300 वर्षों का जो संघर्ष हुआ वो किस संदर्भ में हुआ? तो इसे देखेंगे। कन्नौज पर अधिकार को लेकर लगभग 300 वर्षों का 3 पक्षों में संघर्ष। 3 पक्ष गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल शासक। अब देखिए 3 शक्तियों के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहता है कन्नौज पर अधिकार को लेकर। कभी गुर्जर प्रतिहारों को विजय मिल जाती है तो कभी राष्ट्रकूट आगे बढ़ते हैं, लेकिन राष्ट्रकूटों पर दबाव पड़ता है तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। बचे कौन? पाल शासक। कभी पाल शासक अधिकार कर लेते हैं। तो 300 सालों तक कन्नौज नामक जगह पर अधिकार किसी का स्थायी नहीं हो पाया। 3 पक्षों में संघर्ष चलता रहा। तो इसे कहा जाता है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष जो कितने सालों तक चला? 300 सालों तक। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में स्टूडेंट्स अंतिम सफलता किसको मिली? गुर्जर प्रतिहारों को मिली। तो 300 वर्षों का जो संघर्ष चला कन्नौज पर अधिकार को लेकर, उसमें अंतिम सफलता राजपूतों को मिलती है। और वो कौन थे? गुर्जर प्रतिहार थे। गुर्जर प्रतिहारों की बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, क्योंकि प्रतिहार का अर्थ होता है
द्वारपाल। द्वारपाल यानी लक्ष्मण जी का वंशज कौन मानते हैं अपने को? गुर्जर प्रतिहार शासक। तो भगवान राम के जो द्वारपाल थे वो लक्ष्मण जी थे, और लक्ष्मण जी का ही वंशज कौन मानता है अपने आप को? गुर्जर प्रतिहार शासक मानते हैं। तो यहाँ पर अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। 300 सालों के संघर्ष के बाद कन्नौज पर नियंत्रण हो गया। अब अगर उत्तर भारत की कोई सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी तो वो कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहार थी। ये अब उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बन चुके थे। परंतु अभी भी उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो इन्हें कोई बहुत बड़ी सफलताएं नहीं मिल पाई हैं, लेकिन इन्होंने मजबूती के साथ जैसे जैसे सामना किया, लोगों का विश्वास इनके ऊपर बढ़ता चला गया, और फिर धीरे धीरे ये स्थायित्व की ओर चले जाएंगे। और अपना भारत में यहाँ से देखिए, जब कन्नौज पर अधिकार हो जाएगा तो कुल मिलाकर वो जो 7वीं शताब्दी है, 7वीं शताब्दी से लेकर के जो 12वीं शताब्दी का समय रहेगा वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। तो राजपूतों का नॉर्थ इंडिया में सामर्थ्य बढ़ गया, राजपूतों का शासन बढ़ गया। बताइए राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? वो 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी 7th to 12th सेंचुरी तक माना जाता है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।